अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अनाबिया ने आहर अपनी माँ की बात का मान रखते हुए अपना किरदार मशकूक बना दिया। दानिश ने गुस्से में हाथ में पकड़ा कॉम्ब को आईने पर मारा था। फिर अनाबिया की तरफ आया। इससे पहले मैं अपना जब्त खो बैठूं, निकलो मेरे कमरे से। दानिश दबा दबा सा गराया था। जब्त के मारे चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों में इंतहा की सख्ती थी। चेहरे की नकुश सख्त से सख्त होते जा रहे थे। अनाबिया अभी भी डीठ बनी वहीं खड़ी रही। प्लीज ऐसा नहीं करें, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं आपकी दूसरी बीवी बनने को भी तैयार हूँ। अनाबिया नजरें झुकाए अपने होश खोंटों पर जुबान फेरती गोया हुई। ऐसे नहीं मानोगी तुम। दानिश ने उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था और उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। छोड़े मुझे। अनाबिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दानिश को धक्का दिया था। दानिश गिरते गिरते बचा। उसे अंदाजा नहीं था ये नाजुक सी लड़की उसे इस तरह धक्का भी दे सकती है। दानिश को मजीद तैश आया था। वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनाबिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं, छोड़े मुझे। दानिश भाई, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, प्लीज दूर रहें मुझसे। अनाबिया शोर करने के साथ साथ अपना हुलिया भी बिगाड़ रही थी। अपना दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया था, बाल बखेर लिए, होंठों पर हल्की लिपस्टिक फैला ली थी, कमीज के गले में लगी डोरियां भी खोल दी। दानिश दम बखूद सा उसे देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था जिसको वो मासूम सीधी सादी लड़की समझ रहा था, वो इस हद तक गिरा हुआ फेल अंजाम दे सकती है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? दानिश ने उसे दोनों बाजू पकड़कर झंझोड़ा था। आयन उसी वक्त दरवाजा खुला था। दरवाजे के पार से सब सुनती शास्ता बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। उनके पीछे कुछ मेहमान और घर के फर्द भी दाखिल हुए थे, जो अनाबिया की चीखों पुकार पर कमरे की तरफ मतवज्जो हुए थे। दानिश बिजली की सी तेजी से अनाबिया से दूर हुआ था। अम्मी, अनाबिया बैन करती शाइस्ता बेगम के सीने से लगी थी। ये सब क्या हो रहा है? दानिश, क्या कर रहे थे तुम मेरी बच्ची के साथ? शास्ता बेगम अनाबिया को अपनी बाहों में समाती चीखी। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, इलाज करवाएं इसका जाकर। दानिश ने दांत पीस कर जवाब दिया। अम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इनको निकाह के लिए बुलाने आई थी और इन्होंने मुझे ही पकड़ लिया। मैंने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की तो वैसी जानवरों की तरह मुझ पर पल पड़े। वहां जमा हुए सभी लोग दोनों के बयान सुनते अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सच्चा है कौन झूठा। अनाबिया, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा शौहर कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई होगी। समरा लोगों में से निकल कर सामने आ गई थी। पप्पो, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मेरा दिल भर गया है तुम्हारी पप्पो से। मेरा दिल आ गया तुम पर। अनाबिया झूठ पे झूठ बोलती दानिश के किरदार को दागदार बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। समरा, ये झूठ बोल रही है। तुम जानती हो ना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। दानिश ने भी अपने हक में गवाही दी थी। लोगों में चमगोइयां शुरू हो गई थी। घर के मर्दों तक अभी ये बात नहीं पहुंची थी। नफीसा बेगम भी नीचे थी, उन्हें भी इस मामले का इल्म नहीं था। घर के लोगों में समरा और उसकी छोटी भाभी ही थी, जो मामला तूल पकड़ता देख नीचे से मर्दों को बुलाने भागी थी। तो तुम्हारा कहना है दानिश ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है? समरा सीने पर हाथ बांधकर अनाबिया के सामने खड़ी हुई थी। अनाबिया ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। चटाख अगले ही पल समरा ने पूरी कुव्वत से अनाबिया के रुखसार पर थप्पड़ रसीद किया था। थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा था कि अनाबिया वहीं जमीन पर जा गिरी। हाय मेरी बच्ची। शास्ता बेगम दिल पर हाथ धरती अनाबिया की तरफ लिपकी थी। उसे उठाकर दोबारा सीने से लगाया था। अनाबिया अपनी तजलील पर फूट फूट कर रो दी थी। खबरदार, मेरे दानिश के किरदार पर तुमने उंगली भी उठाई तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। समरा गुस्से से दहाड़ी थी। वो अपनी हालत की वजह से अब हाँपने लगी थी। दानिश ने आगे बढ़कर उसे अपने हसार में लिया था। बस ज्यादा गुस्सा नहीं करो, तबीयत खराब हो जाएगी। वो उसके सीने पर सर रखकर अपना सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मुनीब साहब भी आ गए थे। उनके पीछे अहमद साहब, कादर साहब, निमरा बेगम भी कमरे में दाखिल हुए थे। मुनीब, देखे इन दोनों मियाँ बीवी ने मेरी बच्ची का क्या हाल किया है। पूरे खानदान में बदनाम कर दिया मेरी बच्ची को। अब कौन अपनाएगा इसको? शाइस्ता बेगम रोती हुई बोली।
चुप करो तुम। और दानिश बेटा, तुम मुझे बताओ शुरू से क्या हुआ था यहाँ। दानिश ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा मुनीब साहब के गोश गुजार किया। ठीक है, अब तुम बताओ अनाबिया, तुम्हारा क्या कहना है। अनाबिया ने अपनी झूठी कहानी गोश गुजार की। ऐसे नाजुक मामले को हल करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि दोनों फरीकों की पूरी बात सुनी जाए और हर पहलू पर गौर व फिक्र किया जाए, ना कि किसी एक को कसूरवार ठहरा कर उसे सजा दी जाए। तुम दानिश को बुलाने क्यों आई थी, वो भी अकेली। ये खुद आ जाता या समरा खुद बुलाने आ जाती। तुम क्यों आई इसके कमरे में। मुनीब साहब ने कुछ सोचकर सवाल पूछा। वो अब्बू, मैंने भेजा था इसको दानिश को बुलाने। अनाबिया को परेशान होता देख शाइस्ता बेगम फौरी बोली। ठीक है अनाबिया बेटा, मेरे पास आओ। अनाबिया घबराती हुई मुनीब साहब के सामने जा खड़ी हुई। बेटा, मैं तुम और दानिश दोनों मेरे सामने पले बड़े हो। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दानिश की आंखों में समरा के लिए मोहब्बत कोई भी देख सकता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और मैं अपनी बेटी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके बाप भाई का सर शर्म से झुक जाए। तो अब तुम मुझे बताओ, ये सब तुमने किसके कहने पर किया है। मुनीब साहब की मोहब्बत और नरमी देखकर अनाबिया बिखर सी गई। मुनीब साहब के सीने से लगी ज़ारो कतार रोने लगी। अब्बू, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। अम्मी ने ज़बरदस्ती करवाया मुझसे। मेरे लिए दानिश भाई बिल्कुल अहमर भाई जैसे हैं। मैंने इनके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे अम्मी ने मजबूर किया ये सब करने के लिए। अनाबिया हिचकियों से रोती अपनी माँ के राज फाश कर गई थी। नाजायज औरत, चटाख। मुनीब साहब तैश में आते शास्ता बेगम की तरफ बढ़े थे और उनके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। क्यों किया ऐसा, क्यों अपनी बेटी को बदनाम किया। जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें इसका कि लोग इस पर उंगलियां उठाएंगे, इसको बदकार समझेंगे। क्या जवाब दोगी लोगों को। शास्ता बेगम ने सोचा था इतना कुछ होने के बाद वो दानिश को ही ब्लैकमेल करेंगे कि वो उनकी बेटी से शादी करे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी बेटी बदनाम हुई है। लेकिन यहाँ तो उनकी बाजी उल्टी पड़ गई थी। वो खुद ही अपने खोदे कुएं में जा गिरी थी। मैंने ये सब अनाया के मुस्तकबिल के लिए किया था। मैं भी चाहती थी मेरी बच्ची अच्छे घर में जाए, नौकर चाकर इसके आगे पीछे घूमे। मैंने शुरू से ही सोच रखा था दानिश की शादी अनाबिया से कराऊंगी, लेकिन इसकी शादी समरा से हो गई। शाइस्ता बेगम शर्मिंदा होते अपना सारा प्लान बता रही थी। वहां खड़े सभी लोग शाइस्ता बेगम की सोच पर अफसोस के सिवा कुछ न कर सके। बेवकूफ़ औरत, ये सब नसीबों के खेल होते हैं। दानिश का नसीब समरा से जुड़ा था, वो उसे मिल गई, और तुम अपनी बेटी को बदनाम करवा कर उसे दानिश का नसीब बनाने चली थी। अगर तुम्हारे प्लान के मुताबिक अनाबिया की शादी दानिश से हो जाती तो क्या वो खुश रह पाती। सारी जिंदगी लोगों की लानत और मलामत सुनती। उसके आगे पीछे नौकर तो होते, लेकिन शौहर की मोहब्बत कहीं नहीं होती। तुम देख पाती उसे शादी के बाद भी उजड़ा हुआ। मुनीब, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। पैसों की लालच और दानिश के बड़े घर की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ़ कर दें। अब क्या फ़ायदा इस सब का। तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी ना। कौन अपनाएगा इसको अब। मुनीब साहब अफसरदा होते बेड पर डे गए थे। अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। पोपा, अगर आप मुझे अपनी बेटी के लायक समझते हैं तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मुनीब साहब ने सर उठाकर देखा तो उनके सामने ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में खूबरू नौजवान खड़ा था। जिब्रान, तुम तुम करोगे मेरी बेटी से शादी। मुनीब साहब खुश होते हुए खड़े हुए थे। जिब्रान के दोनों कंधे थाम कर उससे तस्दीक चाह रहे थे। जी, मैं करूँगा शादी। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं अनाबिया पर तरस खा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पसंद करता हूँ अनाबिया को। अम्मी ने कितनी मर्तबा शाइस्ता फूफो से भी बात की, लेकिन वो हर बार अनाबिया की पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल देती हैं। आज मैं डायरेक्ट आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। क्या आप अपनी बेटी का हाथ जिंदगी भर के लिए मेरे हाथ में देंगे। जिब्रान आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए सवाली बना खड़ा था। जी भाई साहब, ये सच कह रहा है। मुझे अनाबिया बेटी बहुत पसंद है। मैंने कई दफ़ा बात की थी शाइस्ता से, लेकिन इसने कभी मुझे सही जवाब नहीं दिया। अब आप बताएं, आपका क्या फ़ैसला है। सलमा बेगम भी आगे आई थी। मुझे क्या एतराज़ होगा, मेरा देखा भाला बच्चा है, कभी कोई बुराई नहीं देखी इस बच्चे में। और अब तो अपने बाप के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा है। मुझे और क्या चाहिए। मेरी बच्ची को काबिल लड़का बैठे बिठाए मिल गया। मुझे कबूल है ये रिश्ता। आज ही निकाह होगा इन दोनों का।
اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ منیب صاحب کے جواب پر جبران کا چہرہ کھل اٹھا۔ منیب صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریشانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے، سب کی زندگیاں سنور گئی تھیں، سب کو اپنی اپنی چاہت مل گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے بھی سب سے معافی مانگی تھی، سب نے کھلے دل سے ان کو معاف کر دیا تھا۔ 3 سال بعد سمرا گلابی ساڑے زیب تن کیے، سموکی میک اپ کیے، اپنے لمبے بال کمر پر چھوڑے، کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی جس کا حک بند نہیں ہو رہا تھا۔ آج احمر وانی اور جبران انابیہ کی شادی تھی، اسی سلسلے میں یہ تیاری ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دانش نے سمرا کا خوبصورت سراپا اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ سے حک بند کیا تھا۔ تم کب آئے؟ سمرا نے اپنا رخ دانش کی طرف کیا تھا۔ بس ابھی آیا۔ دانش نے سمرا کی کمر میں ہاتھ ڈالنے اسے اپنے قریب کیا تھا، اس کے بال گردن سے ہٹا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر سمرا کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ دانش ہمیں دیر ہو جائے گی، پلیز پیچھے ہٹو، سمرا کسمسائی تھی لیکن اس سے دور نہیں ہو پائی تھی۔ دانش نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی سمرا کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کیا تھا، اس کے لب دانش کی بے داغ گردن کو چھو رہے تھے۔ سمرا مدہوش ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ دانش گردن سے ذرا نیچے آیا ہی تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ 2.5 سالہ حماد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دونوں ایک دم سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ ڈیڈ آپ میری مما تو پھر تان تار رہے ہیں۔ ڈیڈ آپ میری مما کو پھر سے تنگ کر رہے تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بڑی کر کے دانش سے استفسار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا تمہاری مما کو، لو رکھ لو اپنی مما کو اپنے پاس۔ دانش منہ بگاڑتا اپنے ایٹم بم پر برسا تھا۔ جب سے حماد ان کی زندگی میں آیا تھا دانش کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا اور وہ بچوں کی طرح اپنے بیٹے سے لڑنے لگ جاتا۔ دونوں ہی سمرا سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی تھے۔ اس کے باوجود دونوں سوتے بھی ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے بغیر دونوں کو ہی نیند نہیں آتی تھی۔ سمرا دونوں باپ بیٹوں کی پیار بھری لڑائی دیکھ کھلکھلاتی رہتی تھی۔ تم میری ہو، تم میری ہو، نہ ہونا مجھ سے جدا۔ ختم شد۔ شکریہ، اللہ حافظ۔